तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फुल डिटेल में बताऊँगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस कितना परसेंट लगता है, टीडीएस की जनरल एंट्री कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच होता है। एक पार्टी जो सर्विस देने वाली होती है जिसे हम प्रोवाइडर कह सकते हैं, और दूसरी पार्टी होती है जो सर्विस लेने वाली होती है जिसे हम रिसीवर कह सकते हैं। तो जो सर्विस देने वाला है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक एग्रीमेंट कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड करने का एक एग्रीमेंट बना रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे मकान, बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री, इन चीज़ों के ऊपर लागू होगा। मतलब जो इमूवेबल है, जैसे इरेक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, फैब्रिकेशन हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, ये सभी चीज़ें इमूवेबल में आती है। कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि गुड्स, मतलब वो सर्विस सेल करता है। मेंटेनेंस, इसमें रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेनेंस करना है तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। बस अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई सेकंड पार्टी है जो सर्विस रिसीव कर रही है, दोनों को अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कितना आया, कब आया, कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन ड्यूरेशन क्या थी, इनवॉइसेस जो बनाए वो, ये सब चीज़ें से मेंटेन करके रखना है। और हाँ, इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को ये डिटेल भी रखना है कि उसने किसको सर्विस प्रोवाइड की थी। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म आती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। आप इसे मैं सीधे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई में दोस्तों, जैसे एक पार्टी है महाराष्ट्र की, मतलब कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र का है, और सेकंड पार्टी जो है जिसे कंस्ट्रक्शन करवाना है वो गुजरात की है। तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमारा महाराष्ट्र का है और जो हमारी सर्विस लेने वाली पार्टी है वो गुजरात की है। तो महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्टर गुजरात में जाकर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है या कोई प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो सर्विस, प्लेस ऑफ सर्विस उसका गुजरात कहलाएगा, ना कि महाराष्ट्र। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जहाँ पर सर्विस जा रही है, दी जा रही है, वो प्लेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि जो सप्लाई सर्विस देने वाला कहाँ पर रहता है। एक और एग्जांपल हम देख लें। अगर कोई मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रही बिहार में और वो मैन्युफैक्चर करके उसे केरल सेल हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई केरल है। बिहार से कोई मतलब नहीं या उस प्लेस से मतलब नहीं जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऐसे ही एक सर्विसेज आती है। सर्विस के लिए भी वही, अगर कोई कंसल्टेंट है जो मुंबई में रहता है और वो दिल्ली के किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली कहलाए। ऐसी एक टर्म्स आती है दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, टाइम मतलब किस समय को हम ये माने कि हमारी सर्विस रेंडर हो गई, मतलब हमने सर्विस किस क्लाइंट को दी। तो इसमें तीन चीज़ें होती है। एक होता है डेट ऑफ इनवॉइस, आप इनवॉइस कब रेज कर रहे हैं, और एक सेकंड होता है पेमेंट, कि हमें पेमेंट कब रिसीव हुआ। पहला होता है हमने वर्क कब से शुरू करा, दूसरा होता है हमने वर्क कंप्लीट कब करा और इनवॉइस किस डेट को इशू करा, तीसरा होता है हमें पेमेंट कब मिला। अब यहाँ जो भी अर्ली होगा उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, मतलब उस डेट को हम ये मानेंगे कि इस दिन सर्विस प्रोवाइड की गई है। जिस एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो 10,000 रुपये का इनवॉइस रेज कर रहे हैं। उन्होंने सर्विस 1 जनवरी को दी है, इनवॉइस उन्होंने 20 जनवरी को इशू किया था और पेमेंट उन्हें मिला है 1 फरवरी को। तो यहाँ एक रूल और आता है 30 डेज़ का। अगर आपने सर्विस सप्लाई कंप्लीट कर दी और आपने 30 डेज़ के अंदर इनवॉइस रेज करा, तो हमें केवल इनवॉइस वाली डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। जैसे एग्जांपल को लिए हम देखते हैं, गुड्स की बात करें। इनवॉइस हमारा 10 अप्रैल को बना, पेमेंट हमारा 15 अप्रैल को आया और हमने गुड्स जो सप्लाई किया है वो 20 अप्रैल को कराए। तो एक रूल तो ये है अर्लीस्ट का, जो सबसे पहले होगा, जो सबसे पहले की तारीख होगी उसमें हम यह मान लेंगे कि उस तारीख को बिल
सर्विस दे दी गई या गुड्स सप्लाई हो गया, ये मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर 10 अप्रैल अर्लीस्ट डेट है। ऐसे ही सर्विस की बात करें तो सर्विस में अगर 15 मार्च को इनवॉइस रेज हुआ, पेमेंट 20 मार्च को प्राप्त हुआ और सर्विस कंप्लीशन 25 मार्च को हुई, तो यहाँ पर हम सप्लाई 15 तारीख का मानेंगे। हु कैन, अब एक टीडीएस का कॉन्सेप्ट आता है जो कि जीएसटी पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इस टीडीएस जीएसटी पर टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है? ये नॉर्मल टीडीएस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जीएसटी के ऊपर टीडीएस की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है टीडीएस डिडक्ट करने का, या स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अलावा एक लोकल अथॉरिटी, जैसे कोई लोकल अथॉरिटी में नगर निगम हुआ, नगर परिषद हुआ, और या कोई ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। और लास्ट में एक कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो गवर्नमेंट से स्पेशली नोटिफाइड है, तो वो आपका जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। अब हम इसमें देखेंगे टीडीएस की जनरल हाँ फ्रेंड, तो मैं अब आपको इसमें लाइव कुछ जनरल एंट्रीज बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट वर्क की, कि जैसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्क में सेल कैसे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसको मैं लाइव में टैली में बताऊंगा, टैली में हम कैसे करेंगे इसकी। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा हम अगर टीडीएस, उसमें टीडीएस का डिडक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और इसके साथ ये भी बताऊंगा अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो फिर हम आरसीएम की एंट्री कैसे पास करेंगे। तो मैं इन तीनों की एंट्री आपको बताता हूँ, सप्लायर के बुक में भी और रिसीवर के बुक में भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, इसमें मैं आपको सारी एंट्रीज बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहले अगर कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल की एंट्री बुक करना चाहता है, तो सेल की एंट्री बुक करने के लिए या तो वो सिंपल सा जनरल वाउचर यूज़ कर सकता है, मतलब F7 ये वाला जनरल वाउचर, ठीक है, और इसमें सिंपल से डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर देगा। मगर यहाँ पर टीडीएस को रिकॉर्ड हम नहीं कर पाएंगे, या तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसमें अब हम इसको हम सेल वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा, किसके लिए? एबीसी हाउसिंग बोर्ड। वो एबीसी हाउसिंग बोर्ड के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ सबसे पहले क्या करेगा, सेल्स के लिए अपना एक लेजर क्रिएट करेगा जिसका नाम देंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्क रेवेन्यू इसकी सब। यहाँ पर अब यहाँ पर 10 लाख की वो सबसे पहले 10 लाख की अमाउंट का बिल बनाएगा। अब यहाँ पर उसको जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी कितना होगा, ये एसजीएसटी, ये सीजीएसटी। तो टोटल बिल की अमाउंट यहाँ पर होगी 80 लाख। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में एक बिल क्रिएट करेगा और सर्विस रिसीवर को देगा। अब अगर सर्विस रिसीवर इसमें टीडीएस भी काट रहा होगा तो क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरी अमाउंट तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ वो एक टीडीएस भी 1% का उसके इसमें डाल देगा। अब टीडीएस यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमको यहाँ मैनुअली इसको हम माइनस लगा देंगे। चलो हमारा बिल बन जाएगा 11,70,000 रुपये। मतलब कॉन्ट्रैक्टर एबीसी हाउसिंग को बिल देगा 10 लाख का, उसमें 90,000 रुपये एसजीएसटी और सीजीएसटी जोड़ेगा और एक टीडीएस की एंट्री भी खुद ही कर लेगा कि वो टीडीएस इतना डिडक्ट होने के बाद उसे 11,70,000 रुपये मिलने वाले हैं, और ये बिल इस प्रकार से सेव हो गया। अब मैं आपको वीएसी का एग्जांपल बताता हूँ। सपोज इसमें आरसीएम भी अगर लग रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे एंट्री पास करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर इसका सिंपल सी जैसी एंट्री अभी करी वैसे ही पास करेगा। तो एबीसी हाउसिंग बोर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्क एक्सपेंस की एंट्री करेगा विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सपोज या एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं XYZ यहाँ पर सप्लायर है, मतलब सर्विस देता है, और एबीसी हाउसिंग बोर्ड सर्विस ले रहा है। तो एबीसी हाउसिंग बोर्ड अपने बुक में एंट्री पास करेगा, वो XYZ को सबसे पहले डेबिट करेगा, वो XYZ को सबसे पहले क्रेडिट करेगा 9,90,000 से। ओके, क्यों कर रहा है? XYZ ने 10 लाख का बिल दिया है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड उसे पूरा 10 लाख का पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो 1% से टीडीएस काटेगा, इसलिए 9,90,000 रुपये उसे
क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। अभी अपनी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, उसमें वो पूरे 10 लाख रुपए डालेगा, क्योंकि खर्चा तो कम हुआ नहीं, खर्चा तो उतना ही है। और अब यहाँ पर इनपुट टैक्स आरसीएम लेगा 90,000 एसजीएसटी और 90,000 रुपये सीजीएसटी। यहाँ तक कि तो जनरल एंट्री जो परचेस है वो सेम है, जो कि आप साधारण जब परचेस रिकॉर्ड करते हैं तब भी ऐसा ही एंट्री करते हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आरसीएम के अलग से 2 लेजर बनाएंगे आउटपुट के। तो वो ये आरसीएम के लेजर मैंने बना लिए। यहाँ पर हम टैक्स को आउटपुट भी दिखाना है जितना हमने आरसीएम में इनपुट रिकॉर्ड करा है। ओके, अब यहाँ हो गया है दोनों 90,000 पे इनपुट भी हो गए और 90,000 आउटपुट भी हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर बचा टीडीएस। टीडीएस की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद दोनों साइड का टोटल मैच हो गया है और यहाँ पर हम एंट्री को सेव कर देंगे। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। XYZ ने 10 लाख का बिल दिया है, मगर 10 लाख के बिल में वो 9,90,000 रुपये उसे मिलेंगे, बाकी 1% से टीडीएस काट दिया जाएगा। इसलिए यहाँ XYZ के लिए हमने 9,90,000 रुपये रिकॉर्ड करें। उसके बाद एक्सपेंस कम नहीं होगा, क्योंकि 9,90,000 रुपये हाउसिंग बोर्ड XYZ को देगा और 10,000 रुपये वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। तो टोटल एक्सपेंस हुआ उसके लिए 10 लाख। यहाँ 10 लाख पर 9% SGST और 9% CGST उसने इनपुट रिकॉर्ड करा है, ताकि वो इसका क्रेडिट बाद में लेगा, इसलिए उसने यहाँ पर डेबिट कर लिया। अब उसके बाद चूँकि आरसीएम के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस परचेज को, तो हाउसिंग बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, इसलिए वो उतने ही टैक्स को आरसीएम आउटपुट के रूप में मतलब क्रेडिट कर लेगा, ताकि उसकी लायबिलिटी खड़ी हो जाए और इस एंट्री को सेव कर लेगा। अब सेव करने के बाद जब हाउसिंग बोर्ड इसका टैक्स का पेमेंट करेगा तो इस प्रकार से होगा। SGST आउटपुट 10%, आउटपुट 90,000 रुपये और CGST आउटपुट 90,000 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों का बैलेंस भी 0 हो गया, मतलब हमारी आउटपुट लायबिलिटी पूरी हो गई, हमने यहाँ पेमेंट कर दिया। इसी प्रकार वो टीडीएस का भी पेमेंट करेगा। ऐसे ही टीडीएस की अब एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे XYZ जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हाउसिंग बोर्ड जो कि सर्विस ले रहा है, तो सेल रिकॉर्ड करेगा XYZ। तो XYZ ABC हाउसिंग बोर्ड को 9,90,000 रुपये से डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि हाउसिंग बोर्ड से उसे केवल 9,90,000 रुपये ही मिलना है, बाकी वो टीडीएस के रूप में उसके डिडक्ट होंगे, जो कि उसे रिटर्न फाइल करते समय या तो टैक्स के रूप में जमा करना है या फिर उसे रिफंड मिल जाएगा। और इनकम XYZ के लिए इनकम 10 लाख की रहेगी और बचा हुआ उसने टीडीएस के रूप में यहाँ डेबिट करेगा। हाउसिंग बोर्ड ने इसे टीडीएस को क्रेडिट करा था और ABC XYZ इसे डेबिट कर लेगा, क्योंकि ABC के लिए ये उसकी करंट असेट्स हो गई और इस प्रकार से एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों ये थी परचेज सेल की एंट्रीज विथ आरसीएम एंड टीडीएस, और साथ ही हमने पेमेंट भी देख लिया उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। अब आपको कुछ और भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।